हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। आज हम लोग संविधान के भाग 3 की शुरुआत करेंगे यानी मूल अधिकार की। मेरा यह व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि यह भाग संविधान का जो भाग थर्ड है यानी मूल अधिकार वाला जो चैप्टर है संविधान में, उसको हर एक नागरिक को पढ़ना चाहिए क्योंकि यह आपके अधिकार को बताता है और आपको अपने अधिकार को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस सेशन को केवल स्टूडेंट ही ना देखें बल्कि वो लोग भी देख सकते हैं जो लोग अपने अधिकार को जानना चाहते हैं। आइए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मूल अधिकार क्या है। सबसे बड़ी बात है कि मूल अधिकार को मूल ही क्यों कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न उठता है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि मूल अधिकार को मूल क्यों कहते हैं। किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, यानी आपके विकास के लिए, आपके विकास के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता मूल होती है, यानी वो अधिकार आपके पास न हो तो आप विकास ही नहीं कर सकते हैं, आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसलिए इसे मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति मूल है और यह आपके विकास के लिए जिस मूल चीजों की आवश्यकता होती है उसको पूर्ति करता है, इसीलिए इसको मूल अधिकार कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, अगर आपको पूरे भारत में भ्रमण करने का अधिकार न हो और आप ट्रेवलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो यह संभव है नहीं। तो भारत में सभी तरफ घूमने का अधिकार मूल अधिकार में समाहित है, यानी ये आपके मूल आवश्यकताओं को पूर्ति किया। कहीं बिजनेस करने का, कहीं व्यवसाय करने का, कोई धर्म मानने का, सभी अधिकार इसमें समाहित है। जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए मूल आवश्यकता होती है वह इसमें समाहित है, इसलिए इसे मूल अधिकार कहते हैं। अब इसको मूल अधिकार को भारतीय संविधान में लिया कहां से गया। सबसे प्रश्न है कि मूल अधिकार को अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, यानी मूल अधिकार को अमेरिका से ग्रहण किया गया है, अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। अमेरिकी संविधान में इस मूल अधिकार को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, यानी और मूल अधिकार किसी सभ्य देश की मूल आवश्यकता होती है। अब आप चीन में चले जाइए, वहां आपकी कोई मूल अधिकार ही नहीं है, आप वही कहेंगे जो सरकार करेगी, आप वही कहेंगे या वही करेंगे जो सरकार चाहेगी। लेकिन भारत एक लोकतंत्र है और ये भारत एक सभ्य देश है, इसलिए इसके संविधान में मूल अधिकार को भी समाहित किया गया है। यानी किसी भी सभ्य देश के लिए मूल अधिकार की आवश्यकता अनिवार्य होती है। ब्रिटेन को मूल अधिकार की मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी ब्रिटेन के जो संविधान है उसमें मूल अधिकार को ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी सबसे पहले इस चीज को जानते हैं कि मूल अधिकार का ओरिजिनल में सृजन ब्रिटेन में ही हुआ था, लेकिन हम लोग ब्रिटेन से ग्रहण नहीं किया क्योंकि ब्रिटेन में कुछ ऐसी चीज है। ब्रिटेन का संविधान कहता है कि नागरिकों के अधिकार का स्रोत संविधान है, नागरिकों का के अधिकार का स्वरूप संविधान है, यानी जो नागरिक के अधिकार है उसी का स्वरूप संविधान में दिया गया है। यानी नागरिक का अधिकार जो है वो सर्वोच्च है, उसको संविधान में दे दिया गया है, इसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान के नागरिकों यानी भारत के नागरिकों का अधिकार का स्रोत क्या है? संविधान। भारत के नागरिकों के अधिकार का भारत के नागरिकों का अधिकार का स्रोत संविधान है। संविधान इसलिए है क्योंकि हम लोग काफी समय तक गुलाम रहे और इतनी सारी गुलामी के बाद जब हमको आजादी मिली तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपके अधिकारों को छीन सकते थे। इसलिए हमने ब्रिटेन से न लेकर अमेरिका से लिया। जो अमेरिकी संविधान कहता है कि अमेरिकी लोगों के अधिकार का स्रोत अमेरिकी संविधान है, उसी तरह भारत के लोगों के अधिकार का स्रोत भारतीय संविधान है। तो इसे हम लोग अमेरिका से ग्रहण किए हैं, यानी अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए हैं। सबसे दूसरी बात है कि अब तो हम लोग मूल अधिकार समझ लिए। मूल अधिकार के में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की चर्चा करनी है, यानी यह काफी लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं सोचा कि इसको कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो आज हम लोग समानता के अधिकार तक कंप्लीट करेंगे। अगले सेशन में फिर स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण से संबंधित अधिकार, इस सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आइए
चर्चा को शुरू करते हैं। मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न उपबंधों में यानी मूल अधिकार में विभिन्न जगहों पे राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राज्य शब्द को प्रयोग किया गया है तो राज्य को परिभाषित तो करना होगा ना, कि कौन कौन से संस्था, कौन कौन से लोग, कौन कौन से श्रेणी के लोग राज्य के परिभाषा में आएंगे। वहीं अनुच्छेद 12 स्पष्ट करता है कि कौन कौन से लोग राज्य होंगे या कौन कौन सी संस्थाएं राज्य होगी। अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है राज्य को। इसके तहत 4 इकाइयां शामिल है, यानी राज्य के क्षेत्र में 4 इकाइयां आती हैं। एक तो भारत सरकार और संसद, जो आपको पता है, भारत सरकार और संसद राज्य की इकाई में आता है। दूसरा नंबर राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, ये भी एक राज्य है। सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी पंचायत गवर्नमेंट से लेकर पुलिस अफसर, कोई गवर्नमेंट स्कूल या कोई संस्था जो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, सभी संस्थाएं राज्य के परिभाषा में आती हैं। अन्य पदाधिकारी यानी जो प्राइवेट संस्था है वो भी राज्य के परिभाषा में आती हैं, बल्कि उनके कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए, उस अनुसार से वो चल रहा हो, और उस संस्था को भी राज्य की इकाई में रखा गया है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत न्यायपालिका राज्य नहीं है। इस चीज को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखिएगा। बहुत सारे एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं, और उसमें एक न्यायपालिका हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं भारत सरकार है, संसद है, न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका भी तो सरकार का अंग ही है। सरकार के दरअसल में 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो न्यायपालिका को हम लोग राज्य की परिभाषा में जोड़ देते हैं, लेकिन ये गौर कीजिएगा कि न्यायपालिका राज्य नहीं है, यानी न्यायालय कोई राज्य नहीं होता है। तो अनुच्छेद 12 यही स्पष्ट करता है कि कौन कौन से राज्य होंगे। उम्मीद है कि आपको अनुच्छेद 12 समझ में आया होगा। अब अनुच्छेद 13 को समझते हैं। अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है, यानी अनुच्छेद 13 क्या घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाला विधिया शून्य होगी। दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा योग्य होगी। यानी अगर कोई भी अधिकारों से संगत हो, कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी विधि, कोई भी रीति, कोई भी रिवाज, यहाँ तक कि कुछ भी अगर मूल अधिकार के से असंगत हो, यानी मूल अधिकार में बाधा उत्पन्न करता हो, तो वैसी विधि शून्य होगी। वैसी विधि नहीं बनाई जा सकती है भारत में जो मूल अधिकार के खिलाफ या मूल अधिकार को छीनता हो या कम करता हो। ऐसी विधि कितनी होगी? शून्य होगी। यानी मूल अधिकार से संगत विधि बिल्कुल शून्य होगी। मूल अधिकार से संगत विधि को भारत में बनाया ही नहीं जा सकता है। और दूसरा बात है, इसका कार्य किसको समझा गया है? देखिए, न्यायिक समीक्षा योग्य होगी, ये भी संबंध में आता है। यानी अगर कोई सपोर्टेड संसद कानून बनाता है जो मूल अधिकार को कम करता है, तो उसको कौन खारिज करेगा? न्यायपालिका खारिज करेगा। तो न्यायपालिका राज्य होगा तो कैसे खारिज करेगा? समझ रहे हैं? तो न्यायपालिका राज्य के श्रेणी से बाहर है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। और न्यायिक समीक्षा योग्य, अब देखिए न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको किसको है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 से और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 से। यानी सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह मूल अधिकारों का रक्षा करे। विशेष तौर पर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। यानी उच्चतम न्यायालय को संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी दिया गया है। इसमें मूल अधिकार की रक्षा के लिए विशेष उपबंध करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत शामिल किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 32 कैसे है, क्या क्या कहता है, वो लास्ट का सेशन में वो समझेंगे। दूसरा बात है कि न्यायिक पुनर्विलोकन समीक्षा की संकल्पना को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी जो न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द है या न्यायिक समीक्षा है, इसे हम लोग कहां से ग्रहण किए हुए हैं? इसे हम लोग अमेरिका से लिए हुए हैं। अमेरिकी जो संविधान है उससे हम लोग ये लिए हुए हैं। अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13 तो देख ली। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय को इससे और इससे होगा। अनुच्छेद 13(2) यह घोषित करता है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों को छीनती हो, कम करती हो, समाप्त करती हो। इस चीज को हम लोग समझ लिए कि अगर कोई विधि भाग 3 में वर्णित अधिकारों को कम करती है या समाप्त करती है या छीनती हो,
तो ऐसी विधि नहीं बनाएगी, वैसी विधि बनाए जाने की संख्या शून्य होगी, 0 होगी। अगर वैसे कोई विधि बनाई जाती है तो उच्चतम न्यायालय न्यायिक समीक्षा करके उसे खारिज कर देगा, खत्म कर देगा, और उच्च न्यायालय इस चीज को खारिज कर देगा। अब अगली बात देखते हैं। अनुच्छेद 13(3) यह घोषित करता है कि वह सभी विधि मानी जाएगी जो विधि जैसा बल रखता है। यानी अनुच्छेद 13(3) ये भी घोषित कर देता है कि विधि कौन कौन सा चीज माना जाएगा। वह सभी विधि मानी जाएगी जो कानून या विधि जैसा बल रखता है, जैसे या कोई रीति हो, कानून हो, अध्यादेश हो, कुछ भी हो, नियम हो, परिनियम हो, ऐसा कोई भी रीति रिवाज या कुछ भी जो विधि का बल रखता है, जो कानून का बल रखता है, वो सभी विधि माना जाएगा। यही कहता है, जो विधि का बल रखेगा वह विधि मानी जाएगी, चाहे वो रीति रिवाज या कुछ भी हो। अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(4) यह कहता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन समीक्षा की जा सकती है, की शक्ति की कम करता है और संविधान के न्यायिक समीक्षा से बाहर करता है। इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए अनुच्छेद 13(4) क्या है। आपको पता है कि इंदिरा गांधी के काल में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए, उसी में एक अनुच्छेद 13(4) है। यानी जो अनुच्छेद 13(4) है यह घोषित करता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन या समीक्षा को कम करता है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कम करता है। इसे 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दरअसल अनुच्छेद 13(4) यह कहता है कि जो संविधान संशोधन होगा ना, यानी संविधान में कोई संशोधन किया गया, संविधान में कोई बदलाव किया गया, तो वह न्यायिक समीक्षा योग्य नहीं होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार नहीं कर सकता है। तो देखिए कितना उटपटांग नियम है। जिसको संविधान की सुरक्षा का जिम्मेदारी दिया गया है, वहीं इसका न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 13(4) करता है कि संविधान संशोधन नहीं होगा। लेकिन किंतु इसका परिणाम यह होगा कि संसद की असीमित शक्तियां बढ़ जाएगी, यानी संशोधन करने की असीमित शक्ति होगा, वो कुछ भी फेर बदल कर देगा। जब न्यायपालिका समीक्षा ही नहीं करेगी, जब उसे रद्द ही नहीं करेगी, तो कुछ भी कर सकता है और संसद इस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है। वो अपना कार्यकाल अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा ले, 5 साल का है 20 साल कर दे, 100 साल कर दे, ऐसा तो हो सकता है। अगर संशोधन की शक्ति अगर अधिक बढ़ जाए तो उसका दुरुपयोग तो स्वाभाविक है। तो इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने, यानी जब न्यायालय की शक्ति कम हुई तो सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रहा था बस इस चीज का कि कोई उसके पास याचिका है, और उस याचिका देने का काम किए केशवानंद भारती ने। केशवानंद भारती केस दरअसल हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन उस केस में यह निर्णय आया, ये चीज हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो केशवानंद भारती में उच्चतम न्यायालय को यह मौका मिल जाता है, और जब मौका मिला तो उन्होंने क्या किया कि एक आधारभूत ढांचा का संकल्पना दे दिया कि संविधान के किसी विभाग का न्यायालय आधारभूत ढांचे के तहत समीक्षा कर सकती है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है किसी भी कानून का, किसी भी संशोधन का, वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। तो और उस यह आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच कर सकती है। आधारभूत ढांचा और न्यायिक पुनर्विलोकन एक दूसरे के पूरक है, यानी एक ही चीज है। कान इधर से ना पकड़ के सुप्रीम कोर्ट इधर से पकड़वाया, लेकिन पकड़वा दिया। यानी अगर कोई भी कानून बनाएगा तो उसका आधारभूत ढांचे के आधार पे न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है। यही कहता है केशवानंद भारतीवाद में। इस शक्ति को जो न्यायपालिका की खोई हुई शक्ति थी उसे फिर से वापस पाया, और अनुच्छेद 13(4) के तहत इस चीज को देखा कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम समीक्षा करेंगे, और एक नई संकल्पना दे दिया आधारभूत ढांचे का। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या है, यानी समानता के अधिकार को हम लोग यहाँ देखेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 13 यह कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो, उसके विधि के समक्ष समान है। विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समान है और विधि के समान संरक्षण के अधिकारी है। जो संविधान कहता है, जो संविधान उसे संरक्षित करता है, जो अधिकार देता है, उसका वो अधिकारी है,
और किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान ही देखा जाएगा, विधि के खिलाफ ये नहीं देखा जा सकता है कि आप राजा है तो आपके अलग अधिकार है, आप लोकल आदमी है तो आपका अलग अधिकार है। जो अगर सपोज मान लीजिए अगर कोई संसद के पर अगर मर्डर केस चल रहा है तो जो सांसद होगा यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उसको जो सजा होगी वो एक ना आम व्यक्ति को भी होगी। अगर कोई आम इंसान किसी के मर्डर केस में दोषी पाया जाता है 302 के तहत तो उसे भी वही सजा होगी जो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाए जाते हैं तो उनको भी वही सजा होगी। यानी कानून के समक्ष हम लोग सभी समान है। देखिए विधि के समक्ष समता एक ब्रिटिश अवधारणा है, इसके अनुसार से वृद्धि की दृष्टि में सभी समान है, लेकिन यह अवधारणा गलत है, नकारात्मक अवधारणा है। अब सपोज इट मान लीजिए कि विधि के समक्ष सभी समान, रोड पे चलने का अधिकार तो सभी को, तो फिर प्रधानमंत्री की गाड़ी आती है, राष्ट्रपति की गाड़ी आती है तो क्यों हम लोग को रोक दिया जाता है? यानी यह एक नकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष सभी को समता नहीं देखा जा सकता है, विधि के समक्ष सभी को मतलब समता के रूप में नहीं देखा जा सकता, सभी को समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई प्रधानमंत्री है, नॉर्मल व्यक्ति है और कहे कि हम जाके प्रधानमंत्री आवास में रहेंगे, विधि तो है, हम वहीं भी रह सकते हैं, तो यह गलत हो गया ना। क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ जगह मतभेद या कुछ जगह भेदभाव भी करना पड़ता है। इसलिए यह एक नकारात्मक अवधारणा है और ब्रिटिश अवधारणा है। भारतीय संविधान में दोनों शामिल है, लेकिन विधि के समान संरक्षण एक अमेरिकी अवधारणा है और इसके अनुसार समान परिस्थितियों में विधि एक जैसा पालन होगा। यानी जैसे मैं मर्डर का इसका एक एग्जांपल दिया, वैसे उस स्थिति में अगर आप नॉर्मल इंसान है तो आपको नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा, अगर आप विशेष है यानी जैसे रोड पे चलना है, आपको प्रधानमंत्री की गाड़ी आ रही है तो रोड तो खाली करवाया ही जाएगा, आपको रोका ही जाएगा, उनको जाना है, जाने का अधिकार है। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। यानी एक समान स्थिति हो, जैसे अगर क्लास में बैठना हो तो जैसा मैं स्टूडेंट हूँ आप भी स्टूडेंट हैं तो जैसा मेरे साथ व्यवहार किया जाएगा वैसे ही आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। यह कहता है विधि के समान संरक्षण। यानी एक जैसी अगर परिस्थिति है तो सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मर्डर केस में दोषी पाया गया और मर्डर कर दिया तो उसे 20 साल का सजा हो जाएगा, अगर कोई विशेष व्यक्ति हो अगर वो मर्डर कर दिया तो उसका 1 साल का सजा होगा, ऐसा नहीं है। दोनों जैसे परिस्थिति समान है, जैसे मर्डर के समान है तो दोनों को समान दंड होगा। यही कहता है संविधान का अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 15 क्या है? देखिए अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य केवल, यहाँ केवल शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, यानी राज्य केवल मूल वंश धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, निम्नलिखित स्थानों के प्रयोग करने के संबंध में किसी योग्यता के अधीन नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 15 में जो केवल शब्द का प्रयोग किया गया है ना, यही महत्वपूर्ण है। यानी धर्म जाति लिंग जन्म स्थान मूल वंश इस सब के आधार पे भेदभाव तो राज्य नहीं कर सकता है, लेकिन केवल है यहाँ और आधारों पे कर सकता है। जाति धर्म लिंग के आधार पे तो नहीं करेगा, लेकिन और आधार पे कर सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आरक्षण दिया जाता है तो किस आधार पर दिया जाता है? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। यानी केवल इस चीज पे नहीं कर सकता, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं करेगा, और जगहों पे कर सकता है और चीजों पे कर सकता है। इसलिए अगर पूछ दिया जाए कि राज्य सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या भेदभाव कर सकता है, तो जी हाँ कर सकता है। या ऑब्जेक्टिव में बना दे कि राज्य किस किस पे भेदभाव नहीं कर सकता है और उसमें एक सामाजिक पिछड़ेपन दे दे, आर्थिक पिछड़ेपन दे दे और आप उसको भी मार दो, तो नहीं, उस पर वो भेदभाव कर सकता है, लेकिन केवल लिंग जाति धर्म मूल वंश जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। आप अगर पंजाब में पैदा लिए और आप बिहार बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप बिहार में पैदा लिए, आप केरल के स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यही कहता है अनुच्छेद 15। लेकिन यह स्थानों के प्रयोग से संबंधित है, तो देखते हैं ये क्या कहता है। अनुच्छेद 15(2) कहता है दुकान सार्वजनिक भोजनालय होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश। अगर कोई दुकान है, कोई सार्वजनिक भोजनालय है, होटल है और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है तो वहां पे किसी को जाने से नहीं रोका जा सकता है, चाहे उसका जाति कोई हो, लिंग कोई हो, जन्म स्थान कोई हो या मूल वंश कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो
वहां पे जा सकता है। इस चीजों में आप प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 15(3) कहता है पूर्णतः या अंततः राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित हुआ कुआं, तालाब, स्नान घाटों, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थानों का प्रयोग। यानी सड़क पे आप किसी ये नहीं कर सकते हैं कि इस पे जाति नहीं चलेगी। वहां पे कोई मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जो जिसमें पूर्णतः या अंशतः, जो पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा पोषित हो या अंशतः राजनीति से पोषित हो, यानी थोड़ा सा भी अगर पैसा उसमें राज्य का लगा है तो वहां पे आप नहीं रोक सकते हैं किसी को आने से। अगर पूर्णता है तो उसमें तो आप रोक ही नहीं सकते, यही है। लेकिन यहाँ पे है कि सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग, इसमें यह है केवल इसलिए लगाया गया है ना कि जैसे मान लीजिए कि मोरिया एक 5 स्टार होटल है, पटना का मैं चर्चा कर रहा हूँ, चाहे लेमन ट्री का लेते हैं, लेमन ट्री ऑल इंडिया में 5 स्टार होटल। अब वहां पे कहे कि आप तो सार्वजनिक प्रयोग के लिए एक होटल खोले हुए हैं और कोई उसका पैसा पे ना कर सके और बोले कि नहीं मैं तो आ सकता हूँ, मैं तो घूम सकता हूँ, मैं तो खा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप वहां पे पे कीजिए तो आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप पे अगर पेएबल है। देखिए आप पे नहीं कर सकते हैं तो वहां पे जाके इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं कर सकते। आप तो होटल खोल के बैठे हो, मैं नहीं आया, मुझे नहीं रोक सकते हो, नहीं, वो रोक सकता है। और आधार हो सकते हैं, इस आधार नहीं हो सकता है। अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसके आधार पे आपको रोक देगा। यानी केवल जाति लिंग, अगर आप पैसा पे करने योग्य हैं तो आप किसी भी आधार पर जाइए तो आपको कोई नहीं रोकेगा इन सभी सार्वजनिक स्थानों पे। लेकिन अगर आप दूसरे आधार पे रोक सकता है। ठीक है, तो आइए अनुच्छेद 16 को देखते हैं। अनुच्छेद 16 यह कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी लोक नियोजन जो होगा, यानी जो सरकार द्वारा नियोजित वैकेंसी होगी उसमें भी अवसर की समता होगी, यानी उसमें भी जो अवसर मिलेगा वो समान मिलेगा। और इसमें फिर यह कहता है कि राज्य लोक नियोजन में केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, जन्म स्थान कोई भी हो, कहीं आपका उद्भव हुआ हो, इसके आधार पे राज्य लोक नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन केवल है, यहाँ पे केवल शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है हर जगह, क्योंकि और आधार पे कर सकता है। जैसे हम लोग आरक्षण को देखते हैं तो आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे आरक्षण दिया जाता है, यानी और आधार पे तो कर दिए, यानी केवल इस आधार पे नहीं करेगा, और आधार पे कर सकता है, यही कहता है संविधान का अनुच्छेद 16। अब देखिए अनुच्छेद 17 क्या करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 जो है पूर्णतः छुआछूत को भेदभाव मुक्त करता है, यानी छुआछूत नहीं चलेगा, कोई छुआछूत नहीं हो सकती है, यानी अस्पृश्यता को पूर्णतः अंत किया गया। और इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया कि इसका आचरण किसी भी रूप में प्रतिबंधित है। आप किसी भी रूप में नहीं कह सकते हैं कि सपोज दैट आप निचले कास्ट के हैं तो आप हमसे टच क्यों हो गए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दंड के भागीदारी होंगे और आपको दंड दिया जाएगा, यानी छुआछूत पूर्णतः प्रतिबंधित है। जैसे पहले होता क्या था, आजादी से पहले, मैं एक चीज आपको एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। पहले होता यह था कि जब गड्ढा साफ करने वाले समझ रहे हैं ना, जो नाली वगैरह साफ करते हैं या जो टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, तो जब वही लोग आते थे ना गलियों में तो एक अपने साथ बड़े ढोल को लेकर आते थे और उसको बजाते आते थे कि मैं आ गया हूँ, आप अब छुआ जाएंगे। क्योंकि समाज का सबसे अच्छा काम वही करता है, सफाई करने वाला व्यक्ति समाज का सबसे अच्छा काम करता है, और उससे लोग उस समय छुआछूत करते थे। अरे बल्कि वो सफाई कर रहा है, उसको हाइजेनिक चीज का उपलब्ध कराइए, यानी आप उसको साबुन दीजिए, उसे डिटॉल दीजिए, उसे ग्लव्स दीजिए और उसे कहिए कि देखिए आप अच्छे से कीजिए, आप समाज का बहुत, सफाई करने वाला जो व्यक्ति होता है ना समाज का सबसे अच्छा काम करता है। समाज, सड़क, रोड, घर, दरवाजा, सब किसी को तो हम लोग गंदा करते हैं, लेकिन जो सफाई करता है वो व्यक्ति महान होता है। और उस समय होता क्या था, जो निचले वर्ग के लोग थे वो सफाई वगैरह काम करते थे, और जब कोई व्यक्ति आता था तो कहता था कि नहीं आप तो हमें टच कर दो तो मैं छुआ गया। तो इसलिए अनुच्छेद 17 को इसमें अंत किया गया कि छुआछूत नहीं चलेगी, स्वतंत्र भारत है, सबको समान अधिकार है, इसलिए छुआछूत को भी प्रतिबंधित करो। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि कोई निचले कास्ट का व्यक्ति है या कोई कुछ और कर रहने वाला व्यक्ति है
तो आप कहिएगा कि हम टच कर दिया, वो आपको गलती से नहीं आपको टच कर दिया, आपको छुआ गए और हम तुमको दंड देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। छुआछूत पूर्णतः प्रतिबंधित है और अस्पृश्यता का व्यवहार अपराध है, समझिएगा। अगर आप छुआछूत करते हैं तो उसे अपराध के श्रेणी में रखा गया है और वो विधि द्वारा दंडनीय है। यानी अगर आप छुआछूत का व्यवहार करते हैं किसी भी रूप में तो आपको दंड दिया जाएगा और आप अपराध के लिए दोषी होंगे और आपको सजा दिया जाएगा। यही कहता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। यानी पहले राय बहादुर, ये बहादुर वगैरह वगैरह बहुत सारा अंग्रेज हम लोग के यहाँ उपाधि देके गए। बहुत सारे अपने मित्रों से, मेरे दादाजी मेरे परदादा जी तो राय बहादुर थे। अरे राय बहादुर क्या थे? वो अंग्रेज के गुलाम थे, दूसरा वो कुछ नहीं थे। यानी जो पहले उपाधि होता था ना कि राय बहादुर, सम्राट, महाराज, ये वो फलाना ठिकाना, इस सभी चीज को अंत कर दिया गया है। आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन उससे कुछ शर्त भी है। अब जैसे उपाधि देखिए, जैसे किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया जाता है, किसी के नाम के आगे प्रोफेसर लगा दिया जाता है, तो यह उपाधि उसको शिक्षा के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 18 यह स्पष्ट करता है कि सेना और विद्या को छोड़कर उपाधि नहीं दी जाएगी। यानी जो हमारे सेना और जो विद्या, दो ही लोग तो देश को चलाते हैं, सॉरी, दो ही लोग तो देश को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक वो सेना जो सुरक्षा करती है हमारी, और एक शिक्षा जो हमें आगे बढ़ाने की राह दिखाती है। संविधान निर्माताओं ने इस चीज को समझा कि दो चीज है, एक सेना जो देश की सुरक्षा करती है और एक विद्या जो देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो इस दो चीज को दो उपाधि, बाकी किसी चीज को उपाधि मत दो। यानी इस दो जो क्षेत्र हैं इसमें उपाधि दी जाएगी, बाकी किसी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जाएगी। दूसरा बात है, दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि भारत का नागरिक किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। यानी सपोज डेट, अगर इस चीज को नहीं रहता तो कोई पाकिस्तानी है, आज के दौर में देख रहे हैं आपकी कितने भारत में भी पाकिस्तान सपोर्टर लोग बैठे हुए हैं, तो क्या कहते हो? अरे आजा भाई, तुमको मैं सम्राट का उपाधि दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, वो दे देता हूँ, फलाना ठिकाना। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं ले सकते। यानी आपका उपाधि लेना पूर्णतः या अंशतः भी स्वीकार्य नहीं होगा। यानी आप उपाधि नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हैं? किसी भी देश में आपको उपाधि लेना या देना से असंभव है, यानी आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरा बात इसमें एक और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है किंतु राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद धारण करता है, राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई लाभ, भेंट, उपाधि या पद स्वीकार नहीं करेगा। सपोज मान लीजिए कि अगर हम लोग जैसे कोई टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम चला रहे हैं भारत, और चीन जो है हम लोग का एक दुश्मन मुल्क, एक पाकिस्तान है और भी बहुत सारे होंगे, तो अगर कोई मतलब मान लीजिए उसका इंजीनियर है जिसको हम लोग अमेरिका से बुलाए हुए हैं, और वह चीन सरकार उसे कहता है कि आओ, मुझे तुम्हें हमें इतने करोड़ की उपाधि देता हूँ, तुमको एक पद देता हूँ, तुमको एक भेंट देता हूँ, गिफ्ट के रूप में चीज तुम ले लो। तो यह स्पष्ट अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है, यानी भारत देश का नागरिक नहीं हो, किसी और देश का नागरिक है, किंतु भारत के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद को धारण करता है, वह बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी और देश का से कोई उपाधि, भेंट या कोई पद स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर आप भारत में कार्य कर रहे हैं और आप किसी और देश के नागरिक हैं और आप किसी और देश के नागरिक हैं और भारत में कार्य कर रहे हैं, और कोई और देश अगर आपको उपाधि या पद दे रहा है, तो बिना भारत के राष्ट्रपति की सहमति के आप वो उपाधि, पद या गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 करता है। तो यानी हम सभी किसी को समान बना देता है। ये जो समता का अधिकार है, सब कोई समान। अनुच्छेद 18 में यह भी कहा गया कि शिक्षा को और सेना को दो। हाँ, जनरल हैं, कमांडर हैं, सब चीज आप सुने होंगे। तो ये चीज दिया गया है अनुच्छेद 18 में कि सेना को और विद्या को दो, बाकी किसी को मत दो। यानी उपाधि जो भी देना है, डॉक्टर, प्रोफेसर, कमांडर, इस सभी चीज का जो जैसे जैसे मैं एक दो तीन बताया, ये उपाधि है, शिक्षा और सेना में दिया जा सकता है और किसी में नहीं दिया जा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक किसी और देश से उपाधि नहीं ले सकता है।
और अगर कोई नागरिक, विदेशी नागरिक अगर भारत में किसी लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वो भी व्यक्ति बाहर से कोई भी उपाधि, भेंट या किसी भी चीज का गिफ्ट किसी भी रूप में वह स्वीकार नहीं कर सकता है जब तक तो भारत के राष्ट्रपति मंजूरी न। तो यही था आज का सेशन। हम लोग मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 18 तक को समझ लिया है। यानी समता का अधिकार, राज्य, एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूं, राज्य को परिभाषित जो किया गया है वो हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा अनुच्छेद 13 कि मूल अधिकार से संगत विधि जो मूल अधिकार को कम करती हुई छीनती है उसकी संख्या शून्य होगी, वह न्यायिक समीक्षा योग होगी। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, जिसमें विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण पढ़े। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की क्षमता होगी, वहां पे केवल लिंग, धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, उद्भव स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 पढ़े जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत पूर्णतः प्रतिबंधित है और छुआछूत का व्यवहार करना अपराध है और वो दंडनीय है। अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत करता है। यहाँ तक हम लोग आज के सेशन में पढ़ लिए और अगले सेशन में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे और फिर आगे की देखेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि यह वीडियो हर किसी तक पहुंच सके जो भारत के नागरिक हैं और इस भारतीय संविधान के में जो उनको अधिकार दिए गए हैं अगर वो जानना चाहते हैं तो प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।